एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पहले ईवीएम पर दोष डाला। अब एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं हां गलती हुई, हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वहीं कुमार विश्वास को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि आपसे नाराज हैं, कोई कह रहा था कि बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ उन्होंने आज कहा है, हमारे संवाददाता शरद शर्मा से उस पर नजर डालते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि कुमार विश्वास नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी खबर या तो शायरी के जरिए या फिर सूत्रों के जरिए आ रही थी, ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये खबर जो है खुद कुमार विश्वास लेकर आए हैं, अब कैमरे पे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। कुमार जी, एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाराजगी है आपकी? बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, आप पंजाब में भी आप प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ उसमें भी आप नजर नहीं आए, हैं कहाँ आप? नहीं, मैं तो यही हूँ, पार्टी में ही हूँ, काम कर रहा हूँ, पार्टी हमारी है, हमने बनाई है। लेकिन ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि नाराज हैं। अगर पार्टी में काम तय है किसको क्या करना है और उसमें आप उस काम में नहीं है जो बाहर दिखे, तो आपकी नाराजगी कैसे हो सकती है? भाई, पंजाब में जो साथी काम कर रहे थे उनका मानना यह था कि पंजाब में हम जीत रहे हैं और पंजाब में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार मैंने उनसे अनुरोध भी किया था, 1 वर्ष के अंदर मेरा गाना आया था, वायरल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, अगर कप्तान विराट कोहली हैं तो उनके अनुसार सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करनी चाहिए। अगर वो फील्डिंग पे लगाए और कहें बैटिंग नहीं करनी है तो बैटिंग नहीं करनी चाहिए। आप दिल्ली में नजर नहीं आए? हाँ, तो दिल्ली में भी यही स्थिति थी कि मुझे इस तरह की सूचना ज्यादा नहीं थी। जिन लोगों ने पंजाब में चुनाव की कमान संभाली थी वही दिल्ली एमसीडी की कमान संभाल रहे थे। आखिरी 3 दिनों में जरूर मेरी संवाद हुआ था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। तब तक कार्यकर्ता इतना व्यस्त हो गया था चुनाव के बूथ बनाने में, प्रबंधन में, कि रैली वैली की कोई आवश्यकता थी नहीं। और चुनाव के दौरान, चलते चुनाव के दौरान अगर आप कुछ सवाल हों जो अंदर हो बाहर हो, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना हो, वो संबोधन अगर चुनाव निबट जाए, मतगणना हो जाए, परिणाम आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आप आजकल मीडिया के ऐसे दौर में हैं जहां आप एक सच्ची अच्छी बात कहें, उसे भी बिटवीन द लाइंस निकाल के हल्ला मचाया जाता है। तो और हम ऐसी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, कि हम और हमारे लीडर्स जो हैं वो मीडिया टारगेट पे रहते ही हैं। अच्छा लगता है कि उनके खिलाफ मीडिया की खबर हो तो मीडिया हाउसेस को भी बहुत अच्छा लगता है, चैनल्स को भी बड़ी टीआरपी मिलती है। लेकिन ये बात तो सही है ना कि आप प्रचार करना चाहते थे लेकिन पार्टी ने आपको प्रचार नहीं करने दिया। नहीं करने दिया कि मुझे थोड़ी है कि मुझे बांध के घर में डाल दिया। भाई, एक पार्टी फोरम है, उस पर एक काम है। जैसे मैंने एनआरआई विंग देखी, तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी तो होंगे जो मुझसे ज्यादा एनआरआई में सक्षम होंगे। पार्टी ने मुझसे कहा आप एनआरआई को पंजाब में भेजने का और पंजाब में इग्नेट करने का काम देखिए। ठीक है, मैंने वो पूरी शिद्दत से करा। हजारों एनआरआई पहुंचे। पार्टी का बजट लगभग 40% चुनाव का जो लड़ा गया वो अप्रवासी साथियों ने, हमारे 7 समंदर पार जो भारतीय बैठे, उनकी ओर से आया। तो जो मुझे काम दिया गया, अगर अन्ना आंदोलन में मुझे ये कहा गया कि मैं तब भी विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, अंग्रेजी हिंदी ठीक समझता था, लोकपाल मुझे पूरा पता था, पढ़ा था, कि आप नहीं जाओगे निगोशिएशंस में यूपीए सरकार के लोगों के पास, आप नारा लगाओगे। तो मैं नारा लगा रहा था पसीने, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। मैं ये कह सकता था कि साहब मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अग्निवेश क्यों जाएंगे, मेरे को भी तो पता है। नहीं, जो ड्यूटी आपके कप्तान ने सौंपी है, अन्ना ने जो ड्यूटी सौंपी थी वो मैं कर रहा था। आज हमारे कप्तान जो हमें ड्यूटी सौंपते हैं, जो पार्टी सौंपती है, वो आपको करना चाहिए जब आपके घर में मुखिया है। लेकिन पार्टी आज इस हाल में पहुंच गई कि एक के बाद एक लगातार हार हो रही है और इस हार का ठीकरा जो है ईवीएम के सर पे फोड़ा जा रहा है। कितना सही आप ईवीएम का मुद्दा मानते हैं और आपके हिसाब से क्या पार्टी जो जिस स्थिति में आज पहुंच गई है, बिल्कुल ये कहा जाए अर्श से और बिल्कुल फर्श पे दिल्ली में आ गई है, क्या कारण है इसके? क्या ईवीएम की वजह से हुआ, टेम्परिंग हो रही है इस वजह से? देखिए शरद, 2 बातें हैं। एक तो ये कहना कि पार्टी बिल्कुल फर्श पे आ गई है, ये बड़े जजमेंटल किस्म के स्टेटमेंट हैं। नहीं, फिलहाल तो 4 साल पहला हुआ एक ऐसा राजनीतिक संगठन जिसमें सब अनाड़ी लोग थे, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। अगर उनकी एक प्रदेश में सरकार है, दूसरे में उनके एलओपी है, तीसरे में उन्होंने अपना खाता खोलने की कोशिश की, कुछ % वोट लेके आए और अगले चुनाव के बाद वो नेशनल पार्टी हो जाएंगे। भारत में आज तक जितने राजनीतिक दल हुए हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राजनीतिक दल है, लेकिन फिर भी हम हारे हैं। फिर भी हम हारे हैं। वस्तुस्थिति स्वीकार करनी चाहिए। जमीन में मुंह देने से वो जो आता है सहरा में तूफान, और स्टिच के, वो खत्म नहीं होता है। ईवीएम इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। ईवीएम में गंभीर गड़बड़ियां हैं जो हर तरफ पकड़ी गई हैं, जिन पर शिकायतें हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे गए हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसा मंदिर, जिसकी पूरी दुनिया में आस्था है कि 125 करोड़ लोग वोट कैसे करते हैं, अगर ईवीएम में गड़बड़ियां हैं तो उसको संबोधित करना ईवीएम का काम है। हम नहीं बोल रहे, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं। सीपीआई बोल रही है, सीपीएम बोल रही है, मायावती बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, सब बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं। लेकिन यही कहना कि हम ईवीएम से हार गए, ये अपने आप से मुंह चुराना होगा।
हम केवल ईवीएम से नहीं हारे, ईवीएम में जरूर गड़बड़ियां, हम तो उस खुददारी के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता तो ईवीएम क्या बेचती है, उसका बटन झाड़ू वाला इतना दबना चाहिए, 56% जब आया तो 76% दबना चाहिए। अगर हमारा काम हम नीचे तक पहुंचा पाए, हम अपना कार्यकर्ता कैसे तक पहुंचा पाए। तो आप जो चलाएंगे, कुमार विश्वास ने कहा ईवीएम में नहीं है गड़बड़ी, नहीं सर ईवीएम में गड़बड़ी है, देखी गई है लाइव, लेकिन गड़बड़ी हम में भी है। तो कुमार विश्वास साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें जो भूमिका दी गई थी वो भूमिका उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये कहना कि ईवीएम की वजह से हारे हैं वो सच्चाई से मुंह चुराना होगा। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। पार्टी में क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पवित्र कार्यकर्ता नहीं है जितना हमारे पास है। वो चने खाता है, अपने पैसे से आता है, अपना झंडा लगाता है, अपना पोस्टर लगाता है, व्हाट्सएप पे गालियां खाता है, फेसबुक पे ट्रोलिंग होती है, फैमिली में जाता है वहां लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, टोपी लगाता है लोग उसके मजे लेते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को बहुत दुख होता है जब हम कुछ लोग मिलकर बात करके चीजें कर लेते हैं, उसे संज्ञान में नहीं लेते हैं, उसे पता नहीं चलता है, जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं, मौन हो जाते हैं, तो गड़बड़ होता है। ये गलतियां हमसे कम्युनिकेशन की हुई हैं पिछले 2 सालों में और ये हमें सुधारनी पड़ेंगी। पहले हमारा कार्यकर्ता हमसे ग्लूड अप रहता था, उसे लगता था पार्टी ने निर्णय लिया इसके साथ रहना है और इसीलिए वो हमारे ऊपर अंधा भरोसा करके चलता था। मैं उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं के बारे में सोचता हूं, मैं कुमार विश्वास मुझे सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल सबको जानते हैं, मनीष सिसोदिया सबको जानते हैं, उसको तो कोई जानता ही नहीं है। वो शाहजहांपुर में है, वो सहारनपुर में है, भोपाल में है, विदिशा में है और वो बेचारा लड़ रहा है आपके लिए, चारों तरफ उसके भाजपा है, चारों तरफ सरकारें हैं, सत्ता है। उसका भी किसी को सोचना चाहिए। और हम कहते हैं उससे कि टिकट मांगने के लिए तुम नहीं आए थे जंतर मंतर, नहीं साहब वो इसलिए भी नहीं आया था कि 1 घंटा पहले कोई आदमी अकाली से आ जाए तो वो टिकट ले जाए। और अगर ले जाए कोई बात हो ऐसी तो उसे जस्टिफाई उसके सामने करना पड़ेगा कि देखिए अच्छे आदमी थे, दूसरी पार्टी में थे, घुटन महसूस कर रहे थे, यहाँ आए हैं, जीतने की समीकरण इनकी बनती है बेटा, इसलिए इनको दे रहे हैं। हम ये सोचना कि हमने उससे बात भी नहीं की, संज्ञान भी नहीं किया, ऐसी कुछ गलतियां हुई हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने आपने देखा कि उन्होंने भी पूरे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि हर आदमी से गलती होती है, लोगों से गलती होती है, संगठनों से। आप सहमत हैं वो जो वो कह रहे हैं और आपका जो मतलब शिकायतें हैं वो उनके कहने से दूर हो जा रही हैं? अगर मेरे शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है, आज आपने सुबह उनका ट्वीट देखा है अरविंद का, उन्होंने जो लिखा है वही बात संदेश जारी किया उन्होंने। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही बातें कह रहे हैं। तो आप पहली बात तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो गई कि कोई मतभेद है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वही वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छी पहचान है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं उन सब कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं जिनको हमारी वजह से नेतृत्व तो हम ही ने किया ना, हम ही लीड कर रहे थे। हमने उन्हें गर्व का मौका दिया था 67 पर, वो नाच के चलते थे, कहते थे कि इसे कहते हैं खुददार राजनीति। हमने उन्हें थोड़ा कष्ट का मौका दिया, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही। तो मेरा पूरा मन रहेगा कि मैं उन्हें दोबारा जोड़ूं, मैं उनसे संपर्क करूं, हम उससे संपर्क में भी रहते हैं। ऐसे तमाम लोग कार्यकर्ता, पुराने साथी जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं गए, अभी भी ठठक के वेट कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है। जंतर मंतर के उस आंदोलन की आग को दोबारा पार्टी के साथ जिंदा करके हमें खड़ा करना पड़ेगा। आप टिकट की बात कर रहे थे, क्या टिकट देने में पंजाब में और दिल्ली एमसीडी में कहीं पार्टी से गलती हुई है आपके हिसाब से? अगर हम हारे हैं तो गलतियां तो सबसे हुई है ना, मुझसे भी हुई होंगी, पार्टी से भी हुई होंगी, टिकट का आकलन ठीक नहीं हुआ होगा, राजनीतिक निर्णय हमने ठीक नहीं लिए होंगे। शर्त है क्या, हम सब नए लोगों का समूह है। कई बार हम पॉलिटिकली डेड एंड पे आ जाते हैं कि अब क्या होगा, समझ में आना बंद हो जाता है। हमारे साथ पुराने साथी भी हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, जिनको अभ्यास है ऐसी समस्याओं का, ऐसे अंतर विरोधों का। वो हमें एक गोली निकाल के समाधान भी देते हैं कि ये खाइए। हम कई बार उसे खा लेते हैं, हमें लगता है वाह सिरदर्द दूर हो गया, लेकिन हमें पता नहीं सिरदर्द दूर हुआ, लीवर खराब होना शुरू हो गया। नहीं, लेकिन आप कैसे बताइए कि मतलब क्या टिकट वितरण सही लोगों को नहीं किया गया, इसमें समस्या क्या थी टिकट में? ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है टिकट वितरण। मैं आपको कहूँ, नीलम जीती है हमारी एक बच्ची, हमारी एक बहन, सीलमपुर में स्लम में रहती है, संघर्ष की शुरुआती साथी है, संतोष की साथी है। बड़ा गर्व हुआ उसे देख के, सुंदर नगरी में जीती है, बड़ा गर्व हुआ उसे देख के वो जीती है और 5000 वोटों से बड़े मार्जिन से जीती। जमानत जब्त करा दी उसने भाजपा के अलावा सबकी। लेकिन कुछ टिकट ऐसे हुए जहां कार्यकर्ता आक्रोश में था, जहां कार्यकर्ता को नाराजगी थी, कई बार वो बाहर नहीं निकला। क्या ये दूसरी पार्टियों से आए लोगों की वजह से थी इनका, और दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकट देना गलत था? कारण में सिंगल आउट करना शरद, इसकी समीक्षा जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है एमसीडी में टिकट में पंजाब में कहां हुई, इस पर हम बहुत सीरियस हैं, पार्टी बहुत सीरियस है, अरविंद बहुत सीरियस है और हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं लोगों से सामान, कहां समस्याएं हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने सब कुछ ठीक सोच के दिया था, नहीं जीत पाया आदमी, बाद में गलत। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी हार गई इसलिए आपका ये कह देना कि टिकट वितरण गलत हुआ था, क्योंकि दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग आपने 2015 के विधानसभा में भी लिए थे और उसमें आपने प्रचार भी किया था, आप जीत गए, तो जीत गए तो सब ठीक है और हार गए तो सब गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीत के 1000 बाप होते हैं, हार की कोई मां नहीं होती।
लेकिन फिर भी अगर हम हारे, अगर हम मैच हार गए कोई, तो क्या हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो अच्छा खेले थे, हम हार गए होंगे? नहीं, हम कहते हैं कि हम फील्डिंग में कहां कमी थे, हमने बॉलिंग पे चेंज क्यों नहीं की, स्पिनर के बाद फास्ट बॉलर क्यों नहीं लगाया। और यही लीडरशिप का काम है, यही जिन्होंने, मैं कौन हूं, क्या होती है पीएसी? इस घर में बनी है पार्टी, यही बैठ के आंदोलन बना, लेकिन क्या होती है पीएसी? पीएसी इन कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। क्या होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव? इन कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन ये 10 पीएसी के लोग, ये 30 एनई के लोग, 200 एनसी के लोग ये चला लेंगे पार्टी, ये देश लड़ा लेंगे, ये चुनाव जिता लेंगे, ये बदल देंगे भ्रष्टाचार। पिछले 2 साल में जब दिल्ली में सरकार बनी, अब 2 साल हो गए हैं आपको, तब से लेकर अब तक पार्टी के काम करने के तरीके में या जो जिसको उद्देश्य को लेकर चले थे, क्या आपको लगता है वो उद्देश्य, वो मुद्दे और वही काम, उसी ट्रैक पे पार्टी चल रही है इस समय? बीच बीच में डेविएशंस हुए हैं, बीच जैसे में कि बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी आप एक एक करके आपसे चर्चा कर लूंगा। बीच बीच में हम पटरी से थोड़े उतरे हैं, फिर हम पटरी पर आए हैं। लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे हम चले कहां से थे, किसने चले थे? हम भ्रष्टाचार विरोधी थे, हम कांग्रेस विरोधी थे, हम मोदी विरोधी थे, या हम ईवीएम विरोधी थे? क्या हम चुनाव सुधारों के लिए चले थे? क्या हम देश में भ्रष्टाचार मिटाने चले थे? हम जंतर मंतर से कहते थे भ्रष्टाचार मिट गया ना तो सारी समस्या नहीं मिटेंगी, कश्मीर फिर भी रहेगा, चीजें रहेंगी, लेकिन काफी समस्याएं निबट जाएंगी इस देश की। तो केंद्र सरकार ने भी हमको काम नहीं करने दिया, और आज बड़ी चुनौती है कि एमसीडी में भाजपा आ गई है, और पहले इंटरव्यू में उनके अध्यक्ष ने तय कर दिया कि एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हम दंड ना दे दिल्ली के नागरिकों को हार का, यानी कि जो काम हमारे साथ केंद्र सरकार कर रही थी वो काम वो हमारे साथ करेंगे अब। तो इसलिए हम दोनों तरफ से पिसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 3 वर्षों में, 2.5 वर्षों में दिल्ली की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, सब साथियों को बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। गली में खड़ा हुआ आदमी, कॉलोनी के बाहर खड़ा हुआ आदमी काम पूरा हुआ या नहीं देखता, वो ये देखता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी मेहनत की या नहीं की। वो काम पूरा नहीं होता, वो कहता है हो नहीं पाया होगा, ये ऊपर से अड़ गया होगा, नीचे एमसीडी से आता है, लेकिन आदमी ने मेहनत तो की। वो हमें परसेप्शन लाना पड़ेगा, वो परसेप्शन कहीं चूका है। थी जिसको देखकर पब्लिक ने आपको सर आंखों में बिठाया था, बिल्कुल नई वाली पार्टी को, वो परसेप्शन टूट रहा है आपके हिसाब से? जो एंटी करप्शन का एक परसेप्शन था कि हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। देखिए, 2 बातें हैं कि तो हमारे पास कहने के पोर्टल नहीं है, मीडिया हाउसेस हमारे साथ जनरली होते नहीं हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे आप खूब एक्टिव हैं, आप हैं और दूसरा बीजेपी के लोग हैं, और है कौन सोशल मीडिया? थोड़ा बहुत वहां सोशल मीडिया पे अपनी बात क्या बात है, लेकिन उसमें भी वो ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक जमाने में हम लोग ज्यादा शक्तिशाली होते थे, जब केवल इंथ्यूज्ड और स्वतः स्फूर्त कार्यकर्ता होते थे। अब तो पेड ट्रॉल्स हैं, एक पूरी आर्मी है, पैसे हैं उनके पास, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं अगर हम विश्वास अर्जित नहीं कर पाए लोगों का, तो 2 ही बात है, सीधी बात है, या तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने कामों को जो हमने दिल्ली सरकार में किए, या इस पार्टी में हमने कितना बड़ा निर्णय किया हमने कि चलती कैबिनेट से हमने एक आदमी को छोटी सी आवाज सुनकर, जिसका स्टिंग भी नहीं हुआ था, उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन हम इसे ईमानदारी की, दिल्ली की जनता ने 10 साल के भाजपा के एमसीडी के कुशासन को नहीं देखा। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका प्रचार वो हम पर लेकर चले आए। हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा एक्शन क्या है, हमने ये गलत किया था, हमने ये सही किया था, और मतदाता उसमें फंस गया। और मतदाता को लगा कि नहीं, पहले इसका डिसीजन कर लेते हैं। वरना मैं एक भाजपा नेता आप मुझे ढूंढ के ला दीजिए जो 10 साल के शासन के बाद ये कह दे कि दिल्ली स्वच्छ है, तो मैं भी भाजपा को वोट दिया था अगर ऐसा कहता। एक भी व्यक्ति नहीं। एक मुद्दा ये पूरे इसमें ये उठा, और मुझे ये पर्सनली भी लगता है एक पत्रकार के तौर पर, कि पब्लिक के अंदर जिस तरह से पार्टी ने और खुद आपके जो नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह का स्टैंड लिया, जिस तरह से हमले किए, निजी हमले किए, उससे पब्लिक में जो है वो एक नेगेटिव इमेज बनी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, 2 बातें हैं। राजनेता नरेंद्र मोदी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनकी राजनीतिक बातों पर हमें सदा टिप्पणी करनी चाहिए, उन्हें चारों तरफ से घेरना चाहिए अगर वो गलत करते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर आतंकवाद से लड़ते हुए सैनिकों के साथ, उस समय जंग चल रही है, कभी भगवान न करे ईश्वर न करे युद्ध हो, तो आपको याद है अटल जी ने भी दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, हमको सदा साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन हम इस पारंपरिक पॉलिटिक्स के लोग थे नहीं, तो कई बार लोगों को लगा कि अच्छा खींच स्वाभाविक थी, क्योंकि ऊपर से ही सब हो रहा था, चाहे विधायक उठ रहे हों, चाहे सीबीआई का छापा पड़ रहा हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग कराई जा रही हो, ऐसे में खींच स्वाभाविक थी, गुस्सा आना स्वाभाविक था। तो उस गुस्से का प्रकटीकरण जो है वो बड़ा मौलिक सा रहा, नेचुरल सा रहा, और इतनी अनपॉलिश्ड पॉलिटिक्स की आदत भारतीय मतदाता को है नहीं। तो भारतीय मतदाता ने कहा ये क्या है भाई, आप क्यों लड़ रहे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और ये इको आनी शुरू हो गई। तो निश्चित रूप से
मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इससे बचना चाहिए सदा, और हमें केवल जायज बहुत ही सकारात्मक तरीके से जो मुद्दे हैं उन्हें उठा, इससे हटना नहीं चाहिए। क्या अब हम नहीं कहेंगे साहब, अब कुछ भी होता रहे, नहीं बोलेंगे तो पब्लिक के अंदर ये क्या कि बस हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को आप लोग जो है बस कोसते रहते हैं, और ये पब्लिक के अंदर मैसेज गया, मैं ये कह रहा हूं। इसे मैसेज को फ्लोट कराने में काफी लोग कामयाब रहे, भाजपा के लोग भी कामयाब रहे, मीडिया हाउसेस भी कामयाब रहे। इतना एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है, या फिर ठीक था जितना हुआ था? नहीं, अगर मुद्दा आधारित था तो सदा सही था, लेकिन अगर मुद्दा आधारित नहीं था तो गलत था, कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे इस तरह से जो है सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनमानस की भावना का मुद्दा था। हम पहली पॉलिटिकल पार्टी थे जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में बयान दिया, मैंने बयान दिया, आपने चलाया, जय हिंद की सेना, हम भारत के साथ हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो वीडियो जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, उस वीडियो को भी सुनिए, तो उसमें भी उन्होंने कहा आई सैल्यूट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसको जिस तरह खेला गया, भाई जो गणेश जी को दूध पिला सकते हैं अफवाहें फैलाकर, वो जो मंडली है वो तो कुछ भी कर नहीं, पर अभी आपने कहा कि जिस तरह से उस पर नए लोग हैं, हमें पारंपरिक राजनीति की आदत नहीं है, अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुद कह रहा हूं कि हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमको कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे हम सच ही तो बोल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आप रात को घर पहुंचे, आप भी विवाहित आदमी है अब तो, और आपकी पत्नी के सिर में दर्द है, आपके घर के लोगों ने बताया, तो एक तो तरीका यह है कि लाइट बंद रहने दीजिए, चुपचाप सो जाइए, दूसरे कमरे में सो जाइए। एक तरीका यह है कि आप लाइट हल्की जलाएं, पूछें कि तबीयत तुम्हारी ठीक है, दवा तुमने नहीं ली। पहला वाला सत्य है जो होना चाहिए, दूसरा वाला जीवन है जो करना चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं चलेगा। हालांकि लाइट जलने से परेशान होगी, तो कई बार सत्य और जीवन में अंतर होता है। ये सत्य कह देना कि तो लोगों को ऑफेंडेड हुए कि यार ये क्या कह दिया। ये है कि ऐसे मुद्दों में जब देश ऐसी स्थितियों में हो, जब सेना का मुद्दा हो, सैनिक की बात हो, मुझे बता दीजिए भाई, 3 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, केंद्र की। जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में आपके सैनिक पिट रहे हैं। 42% वोटर मनमोहन सिंह जी निकाल लाते थे वोट कराने के लिए, आप 6% निकालते हैं। ना आप भरोसा पैदा कर पाए, ना भय पैदा कर पाए आतंकवादियों के अंदर, ना जनता के भीतर भरोसा पैदा कर पाए। इसका मतलब आप कश्मीर पर फेल हैं। लेकिन फिर भी कश्मीर और राष्ट्रवाद और एक पूरा डिवीजन डाल दिया गया इस देश में। उस जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसको भारतीय राष्ट्रवाद से ही काटा दस्ता है कि भारत के नेचुरल रिसोर्सेज, भारत का आम आदमी जो भारत है वो भ्रष्टाचार से बचे, लूट से बचे, मल्टीनेशनल की लूट से बचे, इन स्टेटों से बचे, इसकी आवाज उठाना। लेकिन कई बार वो क्रूड आवाज उठाना लोगों को पसंद नहीं आता। एक नोटबंदी के दौरान बहुत ये कहा जाए कि जम के हमले किए, जबकि हमने उसका नतीजा देखा कि लोगों में नाराजगी तो थी नोटबंदी को लेकर, लेकिन वो प्रधानमंत्री से नाराजगी नहीं थी, सरकार से नाराजगी नहीं थी, बल्कि बैंकों पे नाराजगी गई। तो आपको लगता है नोटबंदी के दौरान जितना एक्सट्रीम स्टेप लिया और सीधा पीएम पे हमले चलते रहे, वो भी गलत था? देखिए, नोटबंदी में कहा गया कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे नक्सलवाद खत्म होगा, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे काला धन खत्म हो जाएगा। 4 बातें कही गई थी, चारों चीज मौजूद है, दुगनी ताकत के साथ मौजूद है। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, मुझे ऐसा लगता है हमारी भी, ममता जी की भी, सबकी सब अखिलेश यादव, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर जनता के आक्रोश को पकने का समय दिया होता और इसको आकलन ठीक से किया होता, तो नोटबंदी का जो नाटक हुआ, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ इस देश को किसी तरह का, जितने करेंसी डाली थी उसका फायदा होता पॉलिटिकल पार्टीज को, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक्सपोज होती कि कुछ भी नहीं करा, केवल गिमिक थी, नौटंकी थी, इवेंट था। हाँ। लेकिन जनता का आक्रोश आए उससे पहले पॉलिटिशियंस बोल गए, हम लोग बोल गए, तो जनता ने कहा ये बोल ही रहे, उन्हें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जनता आजकल ये बहुत कहती है पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो कर रहा है, ये मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। हमने ऑडिविन किया, ऑडिविन पे विजय गोयल जी की टिप्पणी आई खराब, ऑडिविन पे विजय जॉली जी की टिप्पणी आई खराब, लोगों ने उनको डांटा, लोगों ने उनके खिलाफ काम किया, लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई कि बदतमीजी मत करिए, कोई करने की कोशिश कर रहा है देखिए। तो जब कोई करने की कुछ कोशिश करे खराब इंटेंशन से, केवल पॉइंट लेने के लिए, ब्राउनी पॉइंट कमाने के लिए, तो उसको एक्सपोज होने के लिए जनता को ही वेट करने दिया जाना चाहिए। जेएनयू वाला मामला खूब उछला और खूब उसमें मुख्यमंत्री ने खूब बढ़ के जहां भी मौका मिला उनको, वहां उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। जेएनयू वाले मामले में कूदना ठीक था पार्टी का? जेएनयू में भी हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी टिप्पणी आई थी। मैंने कहा था कि देश के किसी भी जगह पर भारत के विरोध के नारे लग जाना, गृह मंत्री जी आपकी असफलता है, देश की पुलिस की असफलता है। मेरा प्रश्न ये है कि जेएनयू में इतने वर्ष हो गए, आज तक वो 8 लफंगे पकड़े नहीं गए जिनके मुंह दिख रहे थे, जिनके बाल दिख रहे थे। जेएनयू में उन्होंने कहा कि अफजल गद्दार है, तथाकथित राष्ट्रवादियों ने, हम भी कहते हैं अफजल गद्दार है। कश्मीर में उनकी बुआ कहती है अफजल शहीद है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो जेएनयू में हुई 4 लफंगों की बदतमीजियों को ढाल बना के
पूरे जेएनयू को बदनाम करने का जो प्रयास था, जहां से नामवर सिंह आते हैं, जहां से विदेश की मंत्री मेनका गांधी आती हैं, देश की मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं, देश के विदेश सचिव आते हैं, उदित राज जी आते हैं भाजपा के, जहां से भाजपा में इतने सारे लोग जेएनयू को पढ़े हुए बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए मंत्री बने हुए हैं। वो गलत था कि एक संस्था को, एक जगह को इस तरह से कोशिश की जाए। लेकिन हाँ, ये तय है कि भारत के विरोध के नारे कहीं बर्दाश्त नहीं है, चाहे भारत में लगे क्योंकि किसी हिस्से में लगे, क्योंकि उसमें इमेज पार्टी की ये गई कि आप लोग जो हैं उन लोगों के साथ खड़े कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं या जो भारत विरोधी ताकत हैं। दिखाई नहीं देता इसमें पार्टी का कोई लीडर वहां जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वाले या उनका समर्थन करने वाले किसी समूह के साथ खड़ा हो। मुझे कोई आदमी आप एक से निकाल के दे दीजिए। हाँ, लेकिन मार्केट में फ्लोट कराया गया, ये कहा गया कि देखो 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 क्या हो गया। लेकिन ये जनता इनको बाय करती है। लेकिन आजकल तो फर्जी .com बना के, समाचार.com बना के कुछ भी फर्जी डाल के चला दिया जाता है। हाँ। एक बहुत बड़ा वर्ग उसे स्वीकार कर लेता है, इसलिए आपको वायरल सच चलाने पड़ते हैं, आपको चलाना पड़ता है कि ये खबर सच है कि झूठी है। खैर वो तो दोनों ही तरफ का मामला होता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह के, क्या इसमें जिस तरह से पार्टी ने स्टैंड लिया इससे पार्टी की जो इमेज थी वो कहीं डेंट नहीं हुई है? जो परसेप्शन था लोगों का है कि जो स्टैंड लिया, हाँ, या जो पार्टी की अंतरूनी सोच थी उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पाया। जैसे हम जेएनयू पे आज भी दृढ़ हैं, पहले भी दृढ़ थे। जेएनयू में कहीं भी भारत विरोधी नारा लगना बर्दाश्त नहीं है, वो आदमी जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ साक्ष्य सबूत करके उसे कड़ी से कड़ी। लेकिन ये कहीं कहा नहीं क्या उस समय पर? मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैंने सबसे पहले लिखा कि तक्षशिला दिखाई ये देता है ना कि आप तो ये कह रहे हैं ठीक है, पर अरविंद केजरीवाल तो बस प्रधानमंत्री को ही कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर ये देखिए। शायद उनका ट्वीट नहीं देखा, उन्होंने कहा कि ये नाकारा सरकार है, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो तो मैं बता दूं कि फर्जी राष्ट्रवादी जो गुंडाई कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कैसे किया जाता है, और जो नारे लगा रहे हैं भारत माता के खिलाफ उनको भी कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, पर चूंकि उस खबर से मिलता कुछ नहीं है, उसको फैलाने से कुछ आनंद नहीं मिलता है, तो इसलिए आप क्या करो कि ऐसी बातें फैला दो। तो ये जो उनका प्रचार तंत्र है वो मजबूत है, मानना पड़ेगा, और उस असत्य को वो बेच लेते हैं हमारा दूसरा जो पक्ष है। नहीं, पर आप भी इस बात को मानेंगे कि आपने जो बात कही थी पब्लिक से, जो बात नहीं, मैं पार्टी के तौर पे कह रहा हूं कि जो आपने एक लोगों को सपना दिखाया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो टूट रहा है उसी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं आपसे। दिल्ली के अंदर अगर नेगेटिविटी बनी कि अगर 10 साल के बाद, जैसे आप खुद बता रहे हैं, 10 साल के कामकाज के बाद भी अगर लोग जो हैं उसका वोट आपके खिलाफ कर रहे हैं, 54% से आपका वोट 26% पे आ जा रहा है, बिल्कुल 50% हो जा रहा है, और कांग्रेस और आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया, तो कुछ कारण तो होंगे इसके लिए जिम्मेदार, केवल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, और आज जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि गलतियां हमसे हुई हैं, उन गलतियों पे हम विचार करेंगे। लेकिन अब गलतियों के बारे में मैं चैनल पे बैठ के बताता था कि ये वाली हुई थी, तब ये वाली हो गई थी, तब ये वाली हो गई थी। टोटलिटी में गलतियां हो गई, टोटलिटी में कुछ ऐसा हुआ कि जनता समझ नहीं पाई। कम्युनिकेशन भी था, स्टैंड भी थे, कम्युनिकेशन भी थे, लोगों की प्लेसिंग भी थी। कई बार क्या होता है कि स्पिनर पिट रहा है तो फास्ट बॉलर लगा दो, कप्तान का ये काम होता है, पार्टी का ये काम होता है, टीम का ये काम होता है। स्पिनर फास्ट बॉलर पिट रहा है तो मीडियम पेसर लगा दो। हमने कई बार ऐसा करा, हमने स्पिनर ही लगाए रखे पिटते रहे, हमने फास्ट बॉलर ही लगाए रखे पिटते रहे। तो हमें ये चेंजेस करने की भी थोड़ी जरूरत है। आपको लगता कि क्योंकि लोग कहते होंगे कि आप पार्टी के नेता, मैं तो कहता हूं आपसे ही पार्टी है, संस्थापक हैं आप पार्टी के, 3 लोग, हाँ, यही पार्टी बनी है। तो ये जब ये सब गलतियां हो रही थी और जहां चूक हो रही थी और जो वॉलंटियर का विश्वास टूट रहा था या वोटर का विश्वास टूट रहा था, आप बिल्कुल इससे सहमत हैं, तो आप तब भी पार्टी में थे, आप तब भी नहीं बोले। ईवीएम का मुद्दा, पंजाब में 11 मार्च को चुनाव हार गए, उसके बाद से ईवीएम हो रहा है, आप तब भी नहीं बोले। और उसके बाद से पार्टी दिल्ली के अंदर दमखम से चुनाव लड़ी नहीं तो जीतती कैसे? तो जब इतने वो हो गए, जमाना जब्त हो गए रजौरी के अंदर, तब भी जो है ईवीएम चलता रहा। आपको लगता है कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है इसमें कि आपके होते हुए ये सब हुआ और आपने नहीं बोला? देखिए सर, इसमें 2 बात है कि पहले तो मैं जिम्मेदारी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैंने कल भी अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमने आपको गर्व का क्षण नहीं दिया, खुशी का क्षण नहीं दे पाए। हम आपकी मेहनत, आपकी निस्वार्थ मेहनत की, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि अद्भुत लड़के लड़कियां हैं, क्या साथी हैं हमारे। लेकिन मैंने नहीं बोला, ये आपको कैसे पता? अगर हमारे यहाँ पीएससी होती है, अगर हमारे यहाँ बैठकें होती हैं और मैं सब में जाता हूँ, मैं जो भी होती है, अगर मैं दिल्ली में होता हूँ सब में जाता हूँ, तो मैंने, लेकिन आप चलते चुनाव में अगर ये कहें कि हमसे ये गलती हो गई, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? पार्टी मेरी है, चाहे मुझे प्रचार नहीं कराया जा रहा, पर कोई तो प्रचार कर रहा है, कोई तो चुनाव लड़ रहा है, वो कार्यकर्ता भी तो मेरा है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन फुल्का जी, वो भी तो मेरे बड़े भाई हैं। कल वहां मुख्यमंत्री बनता कोई, वो भी तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होता।
तो मेरा कहना है कि हमने सदा बातें लोगों ने बोली हैं, कुछ के समर्थन है, कुछ के विरोध है। कई बार आपकी वोट कम पड़ जाती है, 1 हो जाती है, 2 हो जाती है, बाकी वोट ज्यादा हो जाती है। कई बार आप अपनी बात मनवा लेते हैं, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आप पार्टी को चलाना चाहते हैं तो ऐसे ही मैं अरविंद, हम सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पीएससी के अंदर या जब भी हमारी उस समूहों की मीटिंग हो, चाहे पंजाब का समूह हो, गुजरात का समूह हो, दिल्ली के लोग हो, वहां उनकी राय आमंत्रित करें और वो बोल पाएं, उन्हें इनिशिएट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा कार्यकर्ता अगर कोई भी बात कहता है, जैसे मैंने कल से बात की है, कार्यकर्ता बेहद उत्साह में, बड़ा पॉजिटिविटी हर तरफ फैल गई है, कह रहा नहीं फिर जुटाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई है आदमी जो ये कह रहा है जी मैं माफी मांगता हूं, गलती हो गई, आप ही के साथ हैं, आपसे थोड़ा दूर हो गए थे, आ जाइए फिर बैठने, और मैं माफ कर दूं। एक कार्यकर्ताओं में एक इस बात की भी नाराजगी थी जब ईवीएम का मुद्दा उठा था, उनका ये कहना था कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इतनी बड़ी हार हुई है, क्योंकि वॉलंटियर्स को तो पता होता है कि हो क्या रहा है, आपके वॉलंटियर्स बताया करते थे ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं था उनके हिसाब से। तो आपको लगता है कि जिस तरह से बाकी लोगों ने जो है जिम्मेदारी ली, आशीष तलवार ने, संजय सिंह ने, दुर्गेश पाठक ने, दिलीप पांडे ने, ऐसे जो है और भी जिम्मेदारी लोगों को लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है नेशनल कन्वीनर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस हार की? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्या नेशनल, क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर का पद छोड़ें, दिल्ली संभालें और आप जो है नेशनल कन्वीनर बने। नहीं, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर इसलिए नहीं बने कि हमने कहा कि उनसे बन जाओ, या पीएससी ने उनसे कहा बन जाओ। सारे कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि आप नेशनल कन्वीनर बन जाओ, हम सब जिसमें सम्मिलित। आप अभी भी इस बात से सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नेशनल कन्वीनर बनने के लायक है? आपने एक चुनाव प्रक्रिया अपनाई है, एक समय सीमा की प्रक्रिया अपनाई है, आपने सबने कहा कि आप नेशनल कन्वीनर बन जाओ। अगर वो एक चुनाव जीते दिल्ली विधानसभा का तब भी वो नेशनल कन्वीनर थे, अब कुछ चुनाव हारे तब भी नेशनल कन्वीनर है। अगर आज कोई व्यक्ति वहां से, मैं तो ये भी कहता हूं कि जिन लोगों ने, चलिए अच्छा है कि आज हमने गोपाल भाई चुने जो सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में है, जिनकी कार्यकर्ता से पकड़ है, थोड़ा नयापन आएगा, स्फूर्ति आएगी, दिल्ली में सरकार चलानी है। ये कोई हल नहीं है कि आप ऐसा किसको, अच्छा इस्तीफा भी किसको देना है, उन्हीं लोगों को, और लेना किनसे है, उन्हीं लोगों से। आज संजय भाई, दुर्गेश या दिलीप इस्तीफा देने के बाद इस प्रक्रिया से अलग हो गए क्या? वो तो साथ ही बैठे हैं ना। अब कुछ और बातें कर रहे हैं, कुछ और जगह की सोच रहे हैं, दिल्ली की सोच रहे हैं, बाहर की सोच रहे हैं, गुजरात में क्या करें, राजस्थान में क्या करें, कम्युनिकेशन कैसे सुधारें। तो ये रोलर कोस्टर करने की क्या आवश्यकता है भाई कि तुम इस काली कुर्सी से बैठ जाओ फिर तुम वाली वाली पे बैठ जाना। मेरा कहना यह है कि अगर हमने किसी भी हार से सबक सीखा है तो वो किसी भी इस्तीफे से ज्यादा है, और अगर हमने सबक नहीं सीखा है तो सारे मिलकर इस्तीफे दे दो, सब फ्रॉडबाजी है। तो हमें इस हार से सबक सीखने की जरूरत है, हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हमें बड़े मन से मानने की जरूरत है कि लोग बोलेंगे, उनको अदरवाइज मत लीजिए, उनको ब्रदरवाइज लीजिए, उन्हें गले लगाइए। वो मेरा कार्यकर्ता मुझे अगर गाली देगा कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, तो उसे बुला के मुझे गले लगाना पड़ेगा, कहेगा हाँ यार मुझसे गलती हो गई, अच्छा इस बार तुम लीड कर लो, मैं तुम्हारे पीछे। और आपके हिसाब से अरविंद जहां पर हैं वो उन्हें वहीं बने रहना चाहिए? मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में पार्टी ठीक चल रही है, और दूसरी बात और भी है कि वो हम सबसे इस मामले में आगे हैं, वो फर्स्ट अमंग इक्वल हैं, और वो भी मनुष्य हैं, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी एक ताकत है, वो ज्यादा हो जाता है, केवल ओवरलोडिंग हो जाती है। वो अपने काम शिफ्ट कर दें, काम लोगों को देते रहते हैं, और उस पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। कल परसों हम बैठेंगे, पहले भी हम 3-4 घंटे बैठे थे। पार्टी में बदलाव की जरूरत है कुछ निश्चित रूप से, और ये किस तरह के बदलाव आपके हिसाब से? मुझे लगता है स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने का, हमें अपने कम्युनिकेशन चैनल में बदलाव करना पड़ेगा। हमारा प्रवक्ता जब टीवी चैनल पर बैठे तो उसकी दीप्ति जो है वो अलग दिखाई दे, वो पार्टी में अगर कुछ गलत हो गया है तो बात करके जाए और उसे डिफेंड ना करे। वो पार्टी से कह दे कि साहब ये गलत हुआ, मैं इसे डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ऐसा लग रहा है। तो पार्टी एक बार पहले कॉन्फिडेंस में पूरा ले ले कि हमने ठीक किया है, हम सब सही है भाई, अब तू जा। फिर वो कहेगा मैं ठीक हूं, अब बताओ कौन सा आता है मेरे सामने। तो हम आभाव, हमारी क्या ताकत थी, हमारे सामने कोई रुकता नहीं था डिबेट्स में। आपके यहाँ मैं इतनी डिबेट्स में आता था, निधि जी के आता था, भाग्यवेश जी के आता था, सारे शोज में आता था, सारे कांग्रेस भाजपा वाले और सामान्य लोगों के अगले दिन एयरपोर्ट पे वो मिलता था। सर आपको कल देखा, कमाल कर दिया आपने, बोलती बंद कर दी। हम कोई वहां डिबेट जीतने थोड़ी गए थे, बोलती बंद कर दी, यानी कि हम तथ्य पर थे, हम सत्य पर थे। हम बोलते थे तो सामने वाला जब बोलता था पॉलिटिकल बात तो लोग पहचानते थे झूठ बोल रहा है, यार ये लड़के सही कह रहे हैं। हमें वहीं लौटना पड़ेगा कि ये लड़के सही कह रहे हैं, ये लड़के सही करते हैं, इनकी इंटेंशन ठीक है, और जबकि है। मैंने तो आज तक चाय नहीं पी सेक्रेटरीट की, मैंने तो आज तक पानी नहीं पाया विधानसभा का, मैंने तो आज तक 1 रुपया पार्टी सरकार से खर्च नहीं कराया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च ही करें, कैरेट दिया। तो मेरी इंटेंशन क्या कर, मैं पेन नहीं रहा, मैंने कभी कागज नहीं, पेन नहीं लिया उस सरकार का, 2 बार सरकार। ना आपकी इंटेंशन में तो कोई बात नहीं, तो मैं कह रहा हूं अगर उसके बाद भी अगर बाहर खड़ा आदमी कन्विंस नहीं है तो ये मेरे कम्युनिकेशन की गलती है। स्ट्रेटेजी में कह रहे हैं और कम्युनिकेशन में कह रहे हैं, 2 स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन
और आगे प्लानिंग हमारी, इश्यूज कौन से उठाने हैं, किस तरह से उठाने हैं, उन्हें कैसे ले जाना है। जैसे किसान है, बहुत बुरी स्थिति में है, मैं गया था जंतर मंतर पर, उनसे मिल के आया था। जैसे जवान है, राष्ट्रभक्ति अजीब सी हो गई है, जवान सवाल उठाए और उसको लात मार दी जाए तो वो गद्दार है, जवान गोली खा ले तो वो शहीद है। ये बड़ी खराब है। और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का आप कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है? क्या जो लोग अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं इनकी जगह दूसरे लोग होने चाहिए, या उनकी क्षमताएं पहचान कर उनकी इसे मतलब ये तो क्लियर है कि अभी जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है काम चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि जैसे उनकी क्षमताएं पहचान कर, उनकी ताकत पहचान कर उन्हें काम दिया जाना चाहिए। और देखिए, मैं अधिकार भाव के साथ किस लिए कह सकता हूं। आपने कहा कि पार्टी आपकी है, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब वो बीजेपी की खबर चल रही है आपकी। हाँ, चलिए आप उस पर भी बताई दीजिए, क्या आप बीजेपी में जाने की आपकी चर्चा है? क्या आप बीजेपी में जाएंगे? लोग कहते हैं कि पार्टी छोड़ देंगे, तो मैं कहता हूं छोड़ देंगे, पकड़ी कब थी? मैं पार्टी में शामिल हुआ था क्या? किसी को डेट याद है मैं पार्टी में शामिल हुआ था? मैंने बनाई थी, मैं इसका मुख्य निर्माता हूं। साफ ही कर दीजिए, पार्टी मेरी है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बनाई भाई, जिसको जाना है उसको जाओ। दूसरा, मैंने आज तक पार्टी से कुछ लिया नहीं है, कुछ मांगा नहीं है आज तक। अगर पूरी पार्टी में, पूरी सरकार में कोई मंत्री, कोई व्यक्ति बता दे कि मैंने एक फोन से किसी काम के लिए किया हो, कार्यकर्ताओं के अलावा, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाऊं, जाके लड़ाऊं, सचिवालय में जाके लड़ाऊं, सबसे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे सबसे लड़ाऊं, कार्यकर्ता इसका काम क्यों नहीं हो रहा है, ये ग्रीवेंसेस में क्यों, इसकी गली में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने चाय नहीं पी है उस व्यवस्था की। तो मेरे जैसा आदमी ये कहने का अधिकार रखता है कि ऐसे तमाम साथी निस्वार्थ जो पूरे देश में हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनकी शुचिता को हमें पहचानना पड़ेगा, उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा इस बात पे कि आपने कमाल कर दिया। देखो शरद, हमारा कार्यकर्ता न ठेका मांगता है, न दलाली करता है, न ट्रांसफर के लिए हमारे पास आता है। तो पता है नहीं करेंगे, अपनों का नहीं करते तो तुम्हारा कैसे करेंगे। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो हमसे दो बातें मांगता है कि तो हमसे जुड़े रहिए, कम्युनिकेट करिए, हमसे बात करते रहिए। दूसरा, कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाए, जब उसकी ताकत हमारा आत्मबल है। और मुझे लगता है यही हमको काम करना पड़ेगा, हमें उससे जुड़े रहना पड़ेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 2 वर्ष में कार्यकर्ताओं से बहुत जुड़ा रहा हूं, जो कि मैं खाली था उस तरह से। एक आपको आपकी बात से ऐसा भी लग रहा है कि पार्टी में मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं, कि ये फैसले हो जाया करते हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि कम्युनिकेशन ना तो ये क्लियर हो रहा है कि किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है, और ना ये क्लियर होता है कि हमें किस मुद्दे पर कहां जाना है, क्या बोलना है। एनडीटीवी की फितरत नहीं है कि वो जो है बिटवीन द लाइंस कुछ एब्सर्ड ब्रेकिंग न्यूज निकाले। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं और शायद अंदर भी बात नहीं हो रही है। एनडीटीवी की फितरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तो ऐसा चाहिए कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अगर हुआ है कुमार विश्वास को। नहीं, अगर है तो बताइए, नहीं है तो मना कर दीजिए। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। कुछ जगह ऐसा होता है कि जल्दबाजी में, अनुपस्थिति में कई बार हम सोचते हैं कि यार ये तो ठीक हमने निर्णय ले लिया, शरद इससे सहमत होंगे ही। अब हमें आश्चर्य लगता है कि उनके पास तो कोई नई सूचना थी, उनके पास तो नई इंसाइट थी, तो कई बार लोग चूक जाते हैं उस परिस्थिति। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गोपाल राय के नियुक्ति पे भी आपको आपत्ति हुई, मैंने सुना। नहीं, आपत्ति कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो एक बहुमत से काम एक दिन इस्तीफा हुआ और अगले दिन जो है उनकी नियुक्ति हो गई, तो बहुमत से काम होता है। पीएससी में 10 वोट हैं और अपनी अपनी बात लोग करते हैं। सदा ही ये संभावना बनी रहती है। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब लोगों ने कहा था कि नेहरू की बजाय ये बेहतर हो सकते थे। इंदिरा जी बनी थी तब भी ये हुआ था। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति पद लेता है, पद छोड़ता है, सदा लोगों को रहता है कि इनसे बेहतर ये हो सकते थे, ये हो सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किसी से कोई नाराजगी है, किसी से कोई परेशानी है, लेकिन बहुमत से निर्णय हुआ है। और गोपाल भाई एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता, और मुझे पूरी आशा है कि दिल्ली में कार्यकर्ताओं का जो भरोसा टूटा है, जो थोड़ा हमसे वो दूर हटे, मतदाता जो दूर हटे, उन्हें वो वापस लेके आएंगे। चलिए, मैं इंटरव्यू खत्म करते हैं पूछूंगा आपसे, आप अब गुजरात का बहुत जोर शोर था इन ये चुनाव हारने से पहले, पार्टी आपकी लगी हुई थी, यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे थे, वॉलंटियर जा रहे थे। अब गुजरात का आपका कुछ डामाडोल सा लग रहा है, क्योंकि जब एमसीडी नहीं जीत पा रहे और पंजाब तो वैसे ही आप मतलब हाथ से निकल गया आपके, तो क्या गुजरात में जाने के आप पक्ष में हैं? क्या सभी 182 सीटों पर लड़ने के आप पक्ष में हैं, या फिर ये पहले के बाद दिल्ली संभालिए? क्योंकि लोगों के अंदर ये भी मैसेज जाता है कि आप जो हैं अभी दिल्ली जीत ली, अभी यहाँ चले गए, अभी वहाँ चले गए। जैसे कई मंत्री आपके जो हैं दिल्ली में चिकनगुनिया फैल रहा था तब आपके ज्यादातर मंत्री बाहर थे, तो पब्लिक के अंदर ये भी मैसेज जाता है। तो अभी क्या है, यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो चुनाव राजनीति का हिस्सा है, चुनाव राजनीति नहीं है, मैं सदा ये कहता हूँ। मैं वो आप कहते हैं, लेकिन चुनाव मैं मानूंगा प्रैक्टिकल में चुनाव ही सब कुछ है। अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता, जुड़ेगा नहीं। अभी हम एमसीडी से हार के लौटे हैं, हार के भी नहीं लौटे, मुख्य विपक्षी दल बने। हमने पारंपरिक कांग्रेस को तीसरे नंबर पर पछाड़ दिया है। पॉजिटिविटी से सोचूं तो ऐसा है। तो मुझे लगता है अभी हमें समय दीजिए थोड़ा, हम चर्चा कर लें, हम बैठ लें, हम अपनी ताकत तोल लें।
जैसे शेर आपने देखा हो, वो छलांग लगाने से पहले पीछे हटता है, थोड़ा आराम से बैठता है, सुस्ताता है, तो लोगों को लगता है लौट गया है, लेकिन फिर वो छलांग मारता है। जब हम 4 होकर लौटे थे तब लोग यही सोच रहे थे कि खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने छलांग मारी, 67 सीटें पाई। मुझे लगता है हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करें, उसके बाद उसे संचित करके हम निर्णय लें कि हमें कहां लड़ना है, और जल्दी ही कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम कहां के चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, या हम क्या करने वाले हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार।